नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इतिहास का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू किए हैं, जिसमें से हम लोग महमूद गजनवी तक पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले पढ़े थे अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी को पढ़ने के बाद मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो देख भी रहे होंगे, नोट्स बना भी रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है। मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानेंगे कि आखिर 1027 को अंतिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, और उसके बाद 1075 में आक्रमण होता है। सॉरी, 1175 में। मतलब ये लगभग 150 सालों का जो अंतर आ रहा है, 148 साल का जो अंतर आ रहा है। क्या कारण था कि 150 साल के बाद फिर आक्रमण हुआ है तुर्क? अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो इस बीच भारत के जो राजपूत राजा थे वो शक्तिशाली हो गए होंगे, या तुर्क शासक जो थे, तुर्क सुल्तान जो थे महमूद गजनवी के बाद कमजोर हो गए। यही दो कारण रहा होगा। तो वास्तविकता तो यह है कि महमूद गजनवी के मर जाने के बाद उतना शक्तिशाली सुल्तान कोई और नहीं हुआ। और इधर भारत में राजपूत राजा भी शक्तिशाली हो गए। अगर राजपूतों का इतिहास अगर पढ़ेंगे भारत में, तो ये एक बार ऊपर उठते हैं, फिर एक बार नीचे चले जाते हैं, एक बार ऊपर उठते हैं, नीचे चले जाते हैं। इनका यह प्रक्रिया लगा रहता है। एक बार शक्तिशाली होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, शक्तिशाली होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए कि जब तक इनमें एकता रहती है, अलग अलग राजाओं में एकता रहती है, तो वो शक्तिशाली रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपस में फूट हो जाती है, आपस में ही लड़ने लगते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? कमजोर। तो इसी कारण मोहम्मद गौरी जब आता है तो पहले तो असफल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं कई राजपूत राजा। लेकिन जब दोबारा मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते हैं राजपूत राजा, कई राजपूत राजा, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं कि अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य जब था, तो गजनी साम्राज्य में मोहम्मद गौरी और इसका एक बड़ा भाई था अलाउद्दीन गौरी। ये दोनों ही गवर्नर और सेनापति के पद में थे, मतलब एक पद पर थे उनके साम्राज्य में। फिर अलाउद्दीन गौरी सही समय के तलाश में रहता है और देखता है जैसे ही गजनी साम्राज्य कमजोर हो जाता है, उनको पद से हटा करके खुद वहां पर शासन करने लगता है। अब जब शासन करने लगता है तो दो स्थान इसके दिमाग में रहता है। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर इसने तो अपना आधिपत्य जमा लिया है। अब यह सोचता है कि क्यों न ईरान की तरफ बढ़ा जाए। तो ईरान के ख्वारिज्म जो थे वो भी ताकतवर व्यक्ति होते थे, ताकतवर शासक थे। तो अलाउद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी को बोलता है कि मैं अब ईरान की तरफ बढ़ता हूं और तुम अफगान को संभालो और यहां से मुझे धन देना, संपत्ति देना। अलाउद्दीन गौरी जैसे ही गजनी को जीतता है, एक उपाधि धारण करता है, जहां सोज। जहां मतलब संसार, सोज मतलब जलाने वाला, संसार को जलाने वाला। तो संसार को जलाने वाला उपाधि किसने धारण किया था? तो आप बताएंगे, अलाउद्दीन गौरी। अलाउद्दीन गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी का भाई था। मोहम्मद गौरी, जिसका असली नाम मोहम्मद बिन शाम था, और
आदरणीय सतीश चंद्रा जी भी इसे मोहम्मद बिन शाम के नाम से ही पुकारते हैं। तो मोहम्मद गौरी अफगान अर्थात गजनी का शासक बनता है और अपने बड़े भाई की बात को याद रखता है कि हमें पैसा पहुंचाना है। तो पैसा आखिर हम पहुंचाएंगे कैसे? तो भाई इतिहास में जब यह देखा तो देखा कि भारत पर धन के लिए ही महमूद गजनवी आक्रमण किया था। इसका मतलब भारत में खूब सारा धन है, तो क्यों ना मैं भी भारत पर ही आक्रमण करूं धन के लिए। तो यह धन के लिए भारत पर आक्रमण करता है। मैं जो 4 नाम आपको लिखा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, ये मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों का नाम लिखा हूं, जिनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। इसीलिए मैंने चारों लिख दिया है। और यह भी बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका साम्राज्य कौन संभालेगा और कहां कहां का साम्राज्य कौन कौन संभालेगा। ये चारों ही मोहम्मद गौरी द्वारा बनाए गए साम्राज्य को संभालेंगे। तो अब पैसे के लिए यह फिर से वह सोचता है कि भारत पर आक्रमण करूं तो किस क्षेत्र में, क्या डायरेक्ट इसके सेंटर पे कर दूं। तो यह भी जानता था कि यहां पर राजपूत लोग शासन करते हैं और वो बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो यह भी महमूद गजनी की तरह ही टोह लेने के लिए पहले कुछ सीमावर्ती स्थानों पर आक्रमण करता है। मतलब सबसे पहले यह 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। फिर मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। इसने सोचा कि क्यों ना वहीं पर आक्रमण किया जाए जहां से महमूद गजनवी ने खूब सारा धन लूट करके लाया था। तो इसने भी अपना मन बनाया और महमूद गजनवी के समय, उस समय गुजरात का राजा भीमदेव प्रथम था और आज भीमदेव द्वितीय है, जिसे मूल राज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि पहला आक्रमण 1175 एडी में मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहां का जो शासक होता है वो होता है दाऊद। मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। दाऊद रहता है करमार्थी वंश का राजा और इसको हरा देता है, इसको मार देता है और मुल्तान पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और जैसे ही मुल्तान को जीतता है, यह फिर से गजनी चला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, गजनी क्षेत्र में ही, अफगानिस्तान में ही गौरी क्षेत्र भी है। उसी गौरी क्षेत्र का मोहम्मद बिन शाम रहने वाला है, जिसको मोहम्मद गौरी कहा जाता है। अब दूसरा आक्रमण 1178 में करता है गुजरात पर और इस समय राजा कौन है, तो आप बताएंगे राजा भीमदेव द्वितीय हैं। अब राजा भीमदेव द्वितीय तो है ही, ये मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इनकी माता भी जो थी एक विधवा थी और इनका नाम था नायिका देवी। इनका क्या नाम था? नायिका देवी। तो भीमदेव द्वितीय, जिनका नाम मूलराज द्वितीय भी पाया जाता है, तो नायिका देवी के प्रतिनिधित्व में मोहम्मद गौरी को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और इतनी बुरी तरीके से हराते हैं भीमदेव द्वितीय और नायिका देवी, जो कि इनकी माता हैं, कि मोहम्मद गौरी एकदम भयभीत हो जाता है और प्रण करता है कि भविष्य में कभी भी गुजरात पर आक्रमण नहीं करेगा। अब जैसे ही डर गया और आक्रमण न करने का संकल्प किया, तो फिर यह सोचा कि भारत का एक ही राज्य तो ऐसा है नहीं, एक ही क्षेत्र तो ऐसा है नहीं जहां से धन मिले। भारत में तो खूब सारा धन है, सोने की चिड़िया है भाई। तो अब क्या करता है, 1179 में पेशावर को जीत लेता है। छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू करता है, छोटे छोटे राज्य क्षेत्र को जीतना शुरू करता है, वहां से धन प्राप्त करना शुरू करता है। फिर पेशावर को जीतने के बाद फिर आता है, आक्रमण करता है। 1185 में सियालकोट को जीत लेता है। फिर 1186 में आता है, लाहौर पर आक्रमण कर देता है। इस तरीके से छोटे छोटे क्षेत्रों को
जीतता चला जाता है और धन लेता लूटता चला जाता है। लेकिन इसके मन में एक ख्याल आता है कि जब भारत देश में इतना ज्यादा धन है तो केवल लूटें क्यों, महमूद गजनी की तरह मैं लूटूं क्यों, क्यों न इस पर राज ही किया जाए, क्यों न इस पर शासन ही किया जाए। तो महमूद गजनवी की गलती को यह नहीं दोहराता है। अब इसके मन में यह भाव जागृत हो गया कि इतने समृद्ध देश में अगर हम शासन करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा और ज्यादा हमें धन की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। अब देखिए 86 के बाद 1191 का प्रसिद्ध तराइन युद्ध होता है। अब एक बात मैं बता दूं, 86 से 91 के बीच में यह कुछ काव्यों में, महाकाव्यों में ढेर सारे युद्धों की बात है। इसको पढ़ाने के बाद मैं वो कहानी अंत में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा कि किस कहानी में, किस काव्य में कितनी बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध का वर्णन है। यहाँ तो हम बेसिकली दो ही युद्ध पढ़ते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसका साक्ष्य मिलता है और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित किया गया है। परंतु काव्यों की बातों को कितना सही माना जाता है, कितना गलत, वो तो निर्भर करता है उनके लेखन पद्धति पर। क्योंकि उस समय दरबारी कवि होते थे, तो दरबारी कवियों पर पूर्ण रूप से भरोसा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई अपने राजा की बुराई थोड़ी लिखेगा। तो पहले तो पढ़ते हैं 1191 की तराइन का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। तो 1191 के युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान के सबसे शक्तिशाली सेनापति को हरा दिया था। और हरा करके कहां चला गया, फिर से गोर प्रांत में चला गया, अफगानिस्तान में चला गया, गजनी चला गया और एक पत्र के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजता है कि पृथ्वीराज चौहान, तुम मेरा एक नमूना देख लिए हो कि मैंने तुम्हारे सबसे शक्तिशाली सेनापति को हरा दिया है, पराजित कर दिया है। अब तुम संभल जाओ, तुम मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। अब इस प्रकार से जैसे ही उसके प्रमुख सेनापति को हराता है, गोविंद राय नाम था, आगे भी गोविंद राय की थोड़ी सी कहानी आएगी। गोविंद राय को जब ये हरा दिया तो ऐसा पत्र लिखकर भेजता है और यहां से गोविंद राय आता है, कहता है कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, गौर प्रांत से आया हुआ मोहम्मद गौरी नाम का व्यक्ति हमारे राज्य क्षेत्र को जीत लिया है और मुझे हरा दिया है। तो इस बात से कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है गोविंद, आगे मैं देखता हूं कि कौन ऐसा शासक आ गया, कौन ऐसा आक्रांता आ गया जो गोविंद राय जैसे महान योद्धा को हरा दिया, मैं भी उसको देखना चाहता हूं। फिर उसके बाद में जो वो पत्र भेजा था, उसके पत्र का जवाब देता है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन हो तुम जो मेरे इतने शक्तिशाली सेनापति को हरा दिए। तो बस 1191 का वह समय आ जाता है। हरियाणा के क्षेत्र का यह तराइन वाला क्षेत्र है। तराइन क्षेत्र में, तराइन के मैदान में यह युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान को कई राजपूत राजा सहयोग देते हैं, जिसमें जयचंद नाम का भी राजा था। जयचंद नाम का राजा जो था वो भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आगे वाले युद्ध में फिर से जयचंद की कहानी आएगी। अब जब युद्ध होता है तो एक भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। अब यहां पर जब मोहम्मद गौरी की हार होती है तो किस प्रकार से होती है कि गोविंद राय और मोहम्मद गौरी आमने सामने होते हैं और मोहम्मद गौरी के एक एक सैनिकों को मार दिया जाता है और जो गोविंद राय है वो अपने सैनिकों द्वारा पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेता है मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी को घेर लेने के बाद कहता है गोविंद राय, मार दो इस आदमी को।
गोविंद राय के इस बात को सुनते ही वह घबरा जाता है मोहम्मद गौरी कि आखिर कौन है जो मुझे मारने की बात करता है। घूम कर देखता है तो देखता है कि यही गोविंद राय है। फिर यह गुस्से में अपने कमर से कटार निकालता है और खींच करके कटार मारता है, जाकर गोविंद राय को लग जाता है। हालांकि गोविंद राय बहुत ज़्यादा हताहत नहीं होते हैं, चोट लगता है और गिर जाते हैं, लेकिन जब मारने की बात आती है घेर लेते हैं सैनिक पृथ्वीराज चौहान के। लेकिन उधर से इसका मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है बख्तियार खिलजी, घोड़ों से दौड़ते हुए आता है और मोहम्मद गौरी को पकड़ करके, उसके कमर को पकड़ करके अपने हाथ में घोड़े से दौड़ता हुआ चला जाता है और घोड़े पर बिठा लेता है पीछे। तो पीछे से वार करने की जब बात आती है तो पृथ्वीराज चौहान मना कर देते हैं कि हम राजपूत हैं, हम पीठ पर वार नहीं करते, और जो व्यक्ति रण छोड़ करके भाग जाता है वो योद्धा नहीं होता, वो तो ऐसे ही हार गया है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान गलती कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि यह हारा हुआ व्यक्ति फिर से आ जाएगा और मुझे हरा देगा, इनको इस बात की खबर नहीं है। लेकिन यहाँ राजपूताना वाली बात आ गई कि हम पीठ पर वार नहीं करते, हम राजपूत हैं। अब देखिए राजपूत में एक बात है कि ये पीठ पर वार नहीं करते हैं, जो रण छोड़ करके भागते हैं उनको नहीं मारते हैं। युद्ध के जो नियम बने हैं, युद्ध के नियम बने होते थे कि गदा को जांघ पर नहीं मारना है, कमर से नीचे नहीं मारना है। तो ठीक है, अपने बीच में जब युद्ध होगा तब यह रूल फॉलो करना चाहिए। बाहरी लोगों से अगर युद्ध हो रहा है तो ये रूल थोड़ी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि राजपूत कहे कि हम पीठ पर वार नहीं करेंगे, ठीक है, जब दो राजपूत आपस में लड़े तो यह नियम फॉलो करना चाहिए, ना कि विदेशी आक्रांताओं के लिए फॉलो करना चाहिए। यही पर एक चूक हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से, जिसका भुगतान इनको 1 साल बाद करना पड़ता है। आप अगर देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में, बाबर कहता भी है, यह बात स्वीकार भी करता है कि राजपूतों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो इसीलिए युद्ध हार जाते हैं क्योंकि वो रण छोड़ करके भागना नहीं सीखे हैं, और हम इसलिए युद्ध जीत जाते हैं कि हम रण छोड़ करके भागना भी जानते हैं और रण में युद्ध करना भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक गलती हो जाती है। अब उसके 1 साल के बाद इंतजार करता है, इंतजार करने के बाद सही समय के अवसर प्राप्त करने के बाद 1192 में दोबारा आक्रमण करता है और युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान को वो हरा नहीं पाता, परंतु इसमें कई राजपूत राजा और यहाँ तक कि उस समय का शक्तिशाली राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, बल्कि मोहम्मद गौरी को क्या करता है, आमंत्रित करता है आक्रमण के लिए और मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है। जब अपना व्यक्ति विपक्षी का अगर मदद कर दे, साथ दे दे, तो ऐसे ही हम कमजोर हो जाते हैं और अंततः में इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए कारण क्या है, कहानी में ऐसा मिलता है कि राजा जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान वो भी युवा थे, 28-29 साल के युवा थे, और उनको प्रेम हो गया संयोगिता से। कहा जाता है कि संयोगिता बहुत ही सुंदर थी। अब संयोगिता से प्रेम हो जाता है तो ठीक है, हाथ मांग लेते, शादी का प्रस्ताव रखते, परंतु नहीं, प्रेम हो गया, अब भगा करके शादी कर लेते हैं। इस बात से राजा जयचंद नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाने के बाद वही मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करते हैं, मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया जाता है तो कई तरीके की कहानी मिलती है। कि कुछ कहानियों में मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को रणभूमि में ही मार दिया गया, तो कुछ कहानियों में मिलता है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं गया, बल्कि जो राजस्थान वाला भाग है जिसको आजकल अजमेर कहते हैं, साकंभरी नाम था, उस क्षेत्र का इनको राजा बना दिया जाता है। लेकिन फिर बाद में मोहम्मद गौरी कुछ समय के बाद डर जाता है कि कहीं पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र ना करने लगे, तो फिर यहाँ से कहाँ ले जाता है, अपने गौर साम्राज्य में ले जाता है। अब वहां पर जब ले जाता है तो इनको चंदबरदाई को, जो इनके
दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। हालांकि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप प्राप्त नहीं हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो भारत का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंदबरदाई, राइट डाउन कर लीजिएगा, मैंने इसमें नहीं लिखा है, टाइम लग जाता है इसको बनाने में, इसीलिए कुछ चीजें मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है कि जब ले जाता है तो मोहम्मद गोरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के आंखों में गर्म सलाखें डाल देता है, उनकी आंखों को फोड़ देता है। अब इस बात से चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान काफी दुखी होते हैं और उनका जीवन पूरा अंधेरामय हो जाता है। तो अब क्या करते हैं पृथ्वीराज चौहान, ये देखिए कहानियों में मिलता है, कितना सही है मुझे नहीं पता, कहानी है इसलिए बता दे रहा हूं और ये धारावाहिक में भी बना है इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि ताकि टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे। अब यहां पर क्या हुआ कि जब वो अंधे हो गए तो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और पूरा संसार उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने संदेश भेजवाया चंदबरदाई को कि मैं चंदबरदाई से मिलना चाह रहा हूं। तो चंदबरदाई मिलते हैं और चंदबरदाई से कहते हैं कि एक संदेश मेरा मोहम्मद गौरी तक ले जाइए आप, और कहिए कि मैं भले ही अंधा हो गया हूं, मेरी आंखें दोनों भले ही उसने फोड़ दी है, लेकिन अभी भी मेरे पास वह हुनर है जो संसार में किसी के पास नहीं है। मेरे पास वह हुनर है कि मैं आंख से अंधा होने के बावजूद भी सटीक निशाना लगा सकता हूं। तो यह संदेश जाकर के मोहम्मद गोरी के पास चंदबरदाई पहुंचाते हैं। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि ऐसा कैसे संभव है कि जिसकी दोनों आंखें ने वो सटीक निशाना कैसे लगा सकता है, जरा हम भी देखें इस कला को। तो बस पृथ्वीराज चौहान को अवसर मिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान के सामने, उनके बगल में, उनके साथ उनके सहयोगी, उनके मित्र, उनके दरबारी कवि चंदबरदाई खड़े रहते हैं और चंदबरदाई खड़े रहते हैं। इनके हाथ में, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर और धनुष दे दिया जाता है। अब जब शब्द भेदी बाण चलाया जाता है बिना देखे, तो वो आवाज को सुन करके चलाया जाता है। तो अब यहां पर एक कविता के द्वारा, कुछ पंक्तियों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की स्थिति के बारे में चंदबरदाई बताते हैं कि मोहम्मद गोरी आपसे कितनी दूर पर और कितनी ऊंचाई पर बैठा है। तो वही कहता है कि 4 बाह 24 गज अंगुल हस्त प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। बता देता है कि यहां से 4 बाह 24 गज, 24 गज की दूरी पर है और 4 बाह की ऊंचाई पर है। सुल्तान यह अंतिम अवसर है और आप चूकिएगा मत। देखिए ये सब कहानी है, अभी इतिहास थोड़ा देर में पढ़ेंगे, ये कहानी है। अब कहानी में क्या मिलता है कि जैसे ये कविता सुनते हैं और मोहम्मद गोरी के आदेश का इंतजार करते हैं, आदेश जैसे ही करता है मोहम्मद गोरी कि दागो निशाना, तुरंत घूम करके मारते हैं और जा करके उसके गर्दन में लगता है और मोहम्मद गोरी वहीं पर मर जाता है। कहानी में यही मिलता है। और मरने के बाद इनका बदला क्या होता है, पूरा हो जाता है। वहीं पर खड़ा चंदबरदाई अपने कमर से कटार निकालता है, पहले तो मारता है पृथ्वीराज चौहान को, फिर स्वयं को मार लेता है और यहीं से कहानी का अंत हो जाता है। परंतु यह कितना सही है कुछ पता नहीं। अब आते हैं इतिहास पर, तथ्य पर। यह घटना कब की है कि 1206 से पहले की है। परंतु अब देखिए यह कहानी है, लेकिन इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध होता है। राजा जयचंद को गौरी हरा देता है। याद रहे, जयचंद को भारत का पहला देशद्रोही भी कहा जाता है या विद्रोही राजा भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसने
पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर के मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान का एक अन्य नाम भी मिलता है राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा, आप राइट डाउन कर लीजिएगा पृथ्वीराज का अन्य नाम राय पिथौरा, ठीक है। अब 1194 में फिर से आक्रमण करता है। अभी देखिए राज्य की स्थापना नहीं किया है, ये जीत रहा है क्षेत्र को, धन लूट करके जा रहा है अफगानिस्तान और वहां क्या कर रहा है, पैसा अपने भाई को पहुंचा रहा है। लेकिन कहानी में यह भी मिलती है कि इसका जो भाई था अलाउद्दीन गौरी वहां के ख्वारिज्म से, ईरान के ख्वारिज्म से हार जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और मोहम्मद गौरी को जब पता लगता है तो यह ख्वारिज्म से युद्ध करना मुनासिब नहीं समझता है। कहता है अब उधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ख्वारिज्म भी बहुत शक्तिशाली थे। तो ये कहा क्यों ना अब अपना जो साम्राज्य इधर भारत की तरफ बढ़ाऊं, भारत को अच्छे से समझ चुका हूं। तो अब यहीं पर जैसे ही चंदावर का युद्ध जीतता है, अपने जो प्रमुख गुलाम थे, 4 गुलामों का नाम हमने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, बख्तियार खिलजी और कुबाचा। तो सबसे जो इनका प्रिय गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राज्य जो है सौंप देता है। कौन कौन सा क्षेत्र, तो लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र सौंप देता है, ठीक है ना। देखिए इनको दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र सौंप देता है, बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल सौंप देता है, कुबाचा को उच्च और मुल्तान वाला क्षेत्र सौंप देता है और यल्दौज बच गया तो यल्दौज को गजनी वाला क्षेत्र सौंप देता है। हालांकि अभी ये राजा है, शासक है, मरने के बाद यही लोग यहां शासन करेंगे। तो अब 1154 के बाद फिर से चला जाता है गजनी वाले क्षेत्र में, गोर वाले क्षेत्र में, फिर दोबारा आता है भारत पर, फिर से आक्रमण करता है 1205 ईस्वी में। गौरी ने यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है पुणे, पुणे नहीं है पुनः लिखना था, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, कट कर दे रहा हूं, ठीक है, तो टाइप करने में गलत हो जाएगा। तो गौरी ने पुनः भारत में आक्रमण किया और झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका युद्ध हुआ। उसका युद्ध किस से हुआ, तो पंजाब में रहने वाले लड़ाकू युद्ध प्रिय एक जाति थी खोखर, खोखर लिखा गया, खोखर है, ठीक है ना, आधा क फिर ख, खोखर जाति जो काफी युद्ध प्रिय था, लड़ाकू था, उनसे मुकाबला होता है। लेकिन नतीजा आप जानते हैं मोहम्मद गौरी कितना शक्तिशाली हो चुका था। खोखरों से युद्ध करने के बाद खोखरों को पराजित कर देता है, लेकिन फिर रहता है। और जब यह गजनी वापस जाता है तो 15 मार्च 1206 ईस्वी का वह समय है, शाम का समय। सिंधु नदी के किनारे कुछ कुछ जगहों पर या कुछ टीचर झेलम नदी के किनारे भी बताते हैं। तो स्थान का नाम इंपॉर्टेंट है, वो स्थान है हमारा दमयक, ठीक है ना, ये दमयक नामक स्थान आपको याद रखना है। तो दमयक वाले क्षेत्र पर, चिनाब वाले क्षेत्र पर या सिंधु वाले क्षेत्र पर, दमयक नामक स्थान पर यह क्या करता है, नमाज अदा करता है। नमाज अदा करते समय खोखर जाति के कुछ युवकों ने अवसर दे करके आक्रमण कर दिया। अचानक वहां पर अकेले था और उसका कत्ल कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तलवार से गर्दन उड़ा दिया गया और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इतिहास में क्या है कि खोखर जाति के योद्धाओं ने मोहम्मद गौरी को नमाज अदा करते समय मौत के घाट उतार दिए। और कहानी में हमने क्या पढ़ा, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि 4 बाह 24 गज अंगुल यष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस तरीके से कहानी उन्होंने बताया। तो आपको याद रखना है कि इसकी मृत्यु कब होती है, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में, ठीक है। कब होती है, गजनी वापस जाते समय। झेलम या फिर यहाँ पर सिंधु नदी मैंने लिखा है, किताब में सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसके शव को कहाँ दफनाया गया, तो आप कहेंगे गजनी में दफनाया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं
उस पर चर्चा करूंगा कि इसके मरने के बाद क्या होता है। तो इसके मरने के बाद ये मैंने हाथों से ही ड्राइंग कर दिया है, बहुत दिक्कत होता है, अच्छे से नहीं बन पाता है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि समझ में आपको आ जाएगा। तो मैंने बताया, देखिए एक इनके जमाने के हसन निजामी एक इतिहासकार थे। हसन निजामी, जिन्होंने एक बार इनसे पूछा कि महाराज, आप इतने सारे राज्य को जीत रहे, इतना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, किसके लिए? आपके तो एक भी बेटे है नहीं। तो फिर हसन निजामी पर ये नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार आपने ऐसा पूछ दिया, दोबारा ऐसा मुझसे मत पूछना। मेरे बेटे नहीं है तो क्या हुआ, ये जो मेरे 4 गुलाम हैं ये भी तो मेरे बच्चे के ही समान हैं। मैं जितने साम्राज्य बना रहा हूं मैं इन्हीं के लिए बना रहा हूं। हालांकि याद रहे, इनका एक भतीजा भी था। उस भतीजे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, थोड़ा सा ही कहानी है, ठीक है। गयासुद्दीन गौरी नाम है उसका। तो गयासुद्दीन किसका भतीजा है? मोहम्मद गौरी का, ठीक है ना, जो कि इसके मरने के बाद गजनी क्षेत्र में मतलब एक शासक के ही रूप में रहेगा, नाम मात्र के शासक के रूप में रहेगा, लेकिन वास्तविक शासन कौन करेंगे? ये गजनी में तुजुद्दीन लिखा गया है, तो ताजुद्दीन यलदौज करेगा। लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र किसको मिल जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र बख्तियार खिलजी को मिल जाता है, और नसीरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान और उच्च वाला क्षेत्र मिल जाता है। याद रहे, बख्तियार खिलजी वही दुष्ट है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो महीनों तक उसकी किताबें जलती रहीं, महीनों तक उसमें आग लगे रहे। अब इसकी भी एक कहानी मैं बता देता हूं, जलाया क्यों। बख्तियार खिलजी भारत से बहुत नफरत करता था, यहाँ के विद्वानों से बहुत नफरत करता था। अब बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो जाता है और उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं रहता है, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो ऐसा सुनने में आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक ऐसा वैद्य है कि आपको सही कर देगा। मुझे वैद्य का नाम नहीं याद है, देखिए मैं बस बता रहा हूं। तो बुलवाता है उस वैद्य को, तो वैद्य के आगे यह चैलेंज रखता है कि मैं न दवा खाऊंगा न पीऊंगा, अब बताओ इस स्थिति में मुझे सही कर सकते हो क्या? तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कर सकता हूं, आपको पसंद क्या है? तो कहते हैं मुझे कुरान की आयतें पढ़नी पसंद है, मुझे कुरान पढ़ना पसंद है। तो उसने कहा बस वो मुझे कुरान दे दीजिए, अब आप मुझे देने के बाद जब मैं आपको वापस करूंगा तो आप उसे 2-4 दिन पढ़ लीजिएगा, आप सही हो जाएंगे। कहे ठीक है। तो ये ले जाते हैं और इसके रोग का पता चली जाता है कि इसको क्या रोग हुआ है। तो अब उस रोग की दवा का लेप उस पेज पर लेप लगा देते हैं, मतलब ऐसा लेप लगाते हैं कि वो फिर दिखता नहीं है, वो लेप क्या होता है समाप्त हो जाता है, बस उसकी गंध रह जाती है। तो लेप लगा करके दे देते हैं और उसको पढ़ने लगता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी पढ़ता है, पढ़ते जाता है, उसका स्वास्थ्य सही होता जाता है। अब स्वास्थ्य सही होते होते अंत में एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब बिल्कुल ठीक हो जाता है तो बख्तियार खिलजी फिर बुलवाता है और पूछता है तुमने आखिर ऐसा किया कैसे? तो फिर यहाँ पर एक गलती हो गई। वही समझ लीजिए भारत के लोग कितने सीधे साधे हैं, और फिर से एक गलती कर दी, वो बता दिया। उस वैद्य ने बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया कि मैंने आपकी दवा का लेप इसके पेज पर लगा दिया, इसके पृष्ठों पर लगा दिया, जिसको आप पढ़ रहे थे, तो इसकी गंध आपके शरीर में चली गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। इससे अवाक रह जाता है कि इतने विद्वान लोग हैं क्या भारत में? हम तुर्कों के पास तो विद्वान है ही, लेकिन क्या भारत में हमारे भी विद्वानों से बड़े बड़े विद्वान हैं? तो बस इसी बात को देख करके, इसी बात से खुन्नस खा के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है और वहां की सारी पुस्तकें जल जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता और भारत आज क्या से क्या होता, क्योंकि जो भी कोई भी देश बड़ा है तो अपने ज्ञान की वजह से ही आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी में बढ़ा है तो अपने ज्ञान की वजह से ही बढ़ा है। तो इस तरीके की कुछ कहानियां थी जिसमें से प्रमुख बातें हमने आपको बता दी, और जो फैक्ट था फैक्ट भी हमने लिखवा दिया, और 2
चीज कहानी हमने कहा कि अंत में बताएंगे। ऐसा कहा जाता है, देखिए अब यहां से वीडियो समाप्त हो गया, लेकिन मैं 2-3 कहानियां बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को बार बार पृथ्वीराज चौहान हराए हैं, बाद में अंत में 1192 में भले ही पराजित हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि 1186 के बाद 1186 या 87 से लगातार 1191 तक कई बार आक्रमण किया, जिसमें से मैं किस किस काव्य में क्या क्या लिखा है वो बता देता हूं। देखिए, एक है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य में 7 बार आक्रमण का वर्णन किया गया है और पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार मोहम्मद गोरी को हराया है। ये देखिए, महाकाव्य की बात कर रहा हूं, ऐतिहासिक बात नहीं है, महाकाव्य की बात है। आपको यकीन मानना है तो मानिएगा, नहीं तो आप टॉपिक पर, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है, आपका फैक्ट सही है। दूसरा है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार उल्लेख किया गया है कि 8 बार आक्रमण किया था और 8 बार खदेड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने। अब इसके बाद में है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। इन्होंने वर्णन किया है कि 1186 से 1192 तक कुल 21 बार आक्रमण करता है और 21 बार में इसको खदेड़ देता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। बस एक बार, वो भी अंतिम वाला, हार जाता है। और इसके अलावा एक है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि में 23 बार का उल्लेख है कि मोहम्मद गोरी ने 23 बार आक्रमण किया है और मोहम्मद गोरी ने इसको 23 बार हरा दिया। जबकि आप देख रहे हैं एक बार हार भी गया है, सॉरी हमने कहा मोहम्मद गोरी हार गया है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 23 बार हराया है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख जो था, मैंने आपको बता दिया कि ये कहानी थी और उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और फैक्ट भी समझ में आया होगा। और एक फैक्ट और है कि अजमेर, जो मैं रणथंभौर की बात, शाकंभरी की बात कर रहा था, तो अजमेर की स्थापना अजय राज नाम के शासक ने की थी। तो देखिए, जितने भी फैक्ट हैं मैं इसको PDF बना करके भी भेज दूंगा। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों तक शेयर भी करें, चैनल के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।